Okay, so I've started the recordings, and in today's session, we're going to discuss more things of our course. And this is a very important session because we're going to discuss some important things regarding shooting the scenes. Because as we are in the ending sessions of our course, and this is our third last week, and then we'll have weeks remaining. So in this week, we'll discuss about some details regarding shooting the scenes, like what would be the camera angles, what would be the frame composition, what would be the color schemes, and these all things. So this session could be a little bit longer, so I want you all to show your active participation regarding the topics which we're going to discuss. You can use the chat box as well, and if you are understanding each and everything, so do let me know by writing understood, noted, or any sort of text, so that I can know कि आप लोगों को जो है वो समझ में आ रहा है. बिकॉज ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप समझेंगे, देन you will be able to have a good command on your skills of filmmaking. And एक भी चीज़ अगर skip कर दी जाए बीच में से, so you will have a path breaking area where you cannot complete, or where you cannot understood or understand whole things regarding the filmmaking, अगर एक भी चीज़ छोड़ दी जाए तो. Okay, so the first of all, let the other participants join. Okay, I'm accepting the participants to join. Okay, some more participants have joined now, so I am going to repeat the same thing, like kindly show me your active participation. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का. सो थोड़ा सा लेंदी भी होगा, तो इसमें बहुत सारी माइनर माइनर डिटेल्स भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे. कोई भी चीज़ समझना है तो पहले जो है वो बता दीजिएगा. अगर कोई भी टेक्निकल इशू होता है तो हमारे ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है technology@official365@gmail.com. सब कुछ स्मॉल फॉन्ट में है, स्मॉल टेक्स्ट में. सो वहाँ पर आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम, क्यूरी, इशू कुछ भी जो है वो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं. इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स भी जो है हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे. ओके, सो आज आज के सेशन में मैं पीछे का थोड़ा रिकैप नहीं देना चाह रहा. अगर आप नहीं थे पिछले सेशन में, तो काइंडली चेक आउट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ आवर प्रीवियस वीक सेशन, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है आज के सेशन में. सो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट स्टार्ट द टुडेज सेशन. ओके, the first thing is like, what would be the shots, what would be the elements for shooting any sort of scene. कोई अगर हम सीन शूट करते हैं किसी भी वीडियो का, या किसी भी जो है फिल्म का, या किसी भी चीज़ का कुछ सीन अगर शूट करते हैं, तो उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है. द थिंग्स विच वी शुड कंसिडर फर्स्ट इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रेम रेट के बारे में बात कर लेते हैं. लाइक व्हाट वुड बी द फ्रेम रेट. हम मैंने पिछले 2-3 सेशंस के पीछे जाए तो हमने वहाँ भी डिस्कस किया, जब हम लोग क्वालिटी वीडियो की डिस्कस कर रहे थे हम लोग, और when we are discussing about the areas and the accessories that are used to shoot any sort of film. So वहाँ पर मैंने फ्रेम रेट के बारे में भी एक छोटी सी रिकैप सा दिया था, एक छोटा सा मैंने आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन सी दी थी, डेट व्हाट वुड बी द गुड फ्रेम रेट एंड व्हाट वुड बी द लो फ्रेम रेट. तो सबसे बेस्ट फ्रेम रेट जो होते हैं वो फिल्म लुक प्रोजेक्शन रेट्स, जो 24 एफ पी एस मतलब फ्रेम रेट्स. ओके, तो 24 जो है वो फिल्म लुक देते हैं. अगर इस तरह का फ्रेम रेट यूज़ किया जाए तो ऑब्वियसली अगर आप यूट्यूब पे चीज़ अपलोड करेंगे तो ये यूट्यूब के लिए नहीं है, ये फिल्म के लिए है. फिल्म जब आप सिनेमा पे बैठ के देखते हैं वो 24 एफपीएस की होती है, 24 उसका फ्रेम रेट होता है. देन यू विल हैव 30 एफपीएस. 30 एफपीएस जो है वो यूट्यूब वीडियोस, और यू कैन से द वीडियोस और द कंटेंट which we going to upload on a social media. So in that content we are going to use 30 fps, like 30 frame rate होता है, और hd या 4 hd, सॉरी एफ एच डी या फिर 4 की कोई भी क्वालिटी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर उसके बाद आप 30 का फ्रेम रेट देते हैं. कुछ लोग 60 का फ्रेम रेट भी देते हैं, मगर नॉर्मली फिल्म मेकिंग के अंदर 60 एफ पी एस इज़ यूज फॉर शूटिंग एनी स्लो मोशन एरियाज. मतलब अगर कोई जगह पे आपको स्लो मो शूट करना है तो उस पर आप 60 का फ्रेम रेट दे सकते हैं. इससे होता क्या है, यूट्यूब या फिर फेसबुक, इन जगहों पर अगर आप एक वीडियो शूट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द ओनली अबाउट द फिल्म्स, ड्रामाज, वेब सीरीज. नो, द फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो, यू कैन से, it also cover up the area of the YouTube or Facebook content as well. So वहाँ का अलग पूरा कहानी होती है. YouTube वीडियोस को जो है वो फ्रेम रेट हाई देना पड़ता है. जितना आप हाई देंगे उतना अच्छा होगा, बिकॉज उसमें ये होता है कि जो बीच में जब वीडियो रुक जाती है या वीडियो लोडिंग होना शुरू हो जाती है वीडियो की, जैसे आपने वीडियो ऑन किया, वीडियो चल रही है और एक पॉइंट पर आके वीडियो की लोडिंग स्टार्ट हो जाती है. कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक्चुअली फ्रेम रेट लो होता है, इसलिए वीडियो स्मूथली जो है वो रन नहीं करती. And you have to wait for some time so that the video will going to get resume.
ओके। सो इसमें ये होता है, अगर आप अच्छा फ्रेम रेट देंगे, 60 का फ्रेम रेट देंगे या 30 का देंगे, तो उसमें जो है वो वीडियो का रुकना या वीडियो का लैग होना काफ़ी कम जो है वो अमाउंट होगा, वीडियो का रुकना या लैग होना। ओके। सो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट यू आर अपलोडिंग ऑन फेसबुक और यूट्यूब, सो फेसबुक का तो खैर इतना नहीं पता फ्रेम रेट्स का, पर यूट्यूब पे तो 100% जो है वो आपको क्वालिटी ऑफ फ्रेम रेट को कंसिडर करना पड़ता है। ओके। सो देन वी गोइंग टू हैव, आप देख सकें अगर स्लाइड के लेफ्ट साइड पर वी हैव द एक्सट्रीम शॉट्स एंड एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट्स एंड एक्सट्रीम क्लोज अप शॉट्स। आपने कहीं न कहीं वर्ड्स को सुना होगा कि जब भी कभी कोई डायरेक्टर अपनी डायरेक्शन दे रहा होता है, सो व्हेन ही वाज़ गिविंग अ डायरेक्शन टू अ कैमरामैन और यू कैन से अ डीओपीज़, सो दे यूज्ड टू आस्क हिम लाइक कैमरा पैन करो या फ्रे या फिर एक होता है क्या एग्जांपल ले लें हम इसकी। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि कभी अगर किसी को कोई ऐसा फ्रेम बनाना है, जो कहते हैं ना फ्रेम बनाओ, या आपने नॉर्मली जो है वेडिंग से भी देखा होगा, फोटोग्राफर्स भी जो है वो फ्रेम सेट करते हैं व्हेन ही वाज क्लिकिंग अ फोटोग्राफ, तो उसके अंदर भी यही चीज़ होती है, कभी शॉर्ट फ्रेम होता है, कभी लॉन्ग फ्रेम होता है। तो इसमें ये होता है, सबसे पहले तो अगर हम लॉन्ग शॉट ले रहे हैं, यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी शो हो सकती है, ये आपको एक माउंटेन, एक लैंडस्केप की पिक्चर यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। दिस इज एक्चुअली लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, सॉरी, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट मतलब होता है कि पूरी आपने कोई लैंडस्केप्स या सीनरीज या पूरे हाउस की पिक्चर ली, तो आपने उसको पूरा जो है वो उसका एनवायरनमेंट भी शो किया पिक्चर के अंदर। तो दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट विच कवर अप द थिंग्स लाइक लॉन्ग शॉट, वाइड शॉट या फुल शॉट। ये तीन कह सकते हैं हम, हमारे पास ये तीन टर्मिनोलॉजीज आती हैं। या तो इसको लॉन्ग शॉट कह सकते हैं, either we can say it as a wide shot or a full shot. Then you have a medium long shot. उसमें जो है वो ऑब्वियसली मीडियम लॉन्ग शॉट, आगे हर एक एक शॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, मगर अभी आप यहाँ पे से समझ लें कि कौन से शॉट्स जो है वो लॉन्ग शॉट्स में आते हैं, कौन से शॉट्स जो है वो स्मॉल शॉट्स में आते हैं या फिर क्लोजअप में आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आता है मीडियम शॉट या मिड शॉट, यू कैन से मीडियम क्लोजअप या बिग क्लोजअप। ओके। या फिर अब क्लोजअप के अंदर आते हैं, एक्सट्रीम क्लोजअप होता है, एक स्टैब्लिशिंग शॉट, मास्टर शॉट, टू शॉट्स, ओवर द शोल्डर शॉट, पॉइंट ऑफ व्यू, cut in, cut away. So these are actually the types of shots which are normally used when you are showing any type of you can say scene. अच्छा, अब सीन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर दो लोग एक सीन में बात कर रहे हैं तो उस सीन में अब उनका एक लॉन्ग शॉट बनना है या उनका क्लोजअप बनाना है। अगर कोई एक्सप्रेशन शो करना होता है तो ऑब्वियसली उस कैरेक्टर का क्लोजअप बनाना होता है, सो दैट द ऑडियंस कैन नो द reaction or the emotion of the particular character. Or if there are two you can say two characters are talking between each other, so you have to have a you have to shoot that scene with a close up like two shot, या फिर आप जो है वो एक कैरेक्टर की जब बात हो रही हो तो यू कैन पैन द कैमरा फ्रॉम द ओवर द शोल्डर शॉट भी हो सकता है। कि कभी कभी आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आप जो है वो फिल्म वगैरह देखा करें, उसमें जब आप उसको फ़िल्म में आप फ़िल्म तो देखते हैं। आप फ़िल्म को एंटरटेनमेंट को हटाकर एक वक़्त देखा करें कि ये बन कैसे रही है, शूट कैसे हो रही है। यू कैन डिफरेंशिएट ईच एंड एवरी सीन। सारे सीन्स एक-दूसरे से अलग होते हैं। कभी क्लोज़अप बना होता है किसी कैरेक्टर का, कोई कैरेक्टर का जो है वो कैमरा कंधे से शॉट हो रहा होता है। कभी द कैमरा इज़ बीइंग पैनिंग फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड, अगर अगर हमें किसी कैरेक्टर को दिखाना होता है। तो डेफिनिटली इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, इन ईच एंड एवरी सीन the shots are different to describe the emotion, to describe the story and to describe that particular emotion that is being joined with that scene. उस सीन से जुड़े हुए इमोशन को, उस सीन से जुड़े हुए जो भी लिंक्स हैं उनको पर्दे पे या सिनेमा की स्क्रीन पर दिखाने के लिए ऑब्वियसली शॉर्ट्स का बहुत बड़ा अमल दखल होता है, बिकॉज शॉर्ट्स के बगैर वो चीज़ आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई। कहीं पर आपको अगर एक्सप्रेशन दिखाने हैं, लॉन्ग शॉट में दिखा रहे हैं, पीछे की पूरी सीनरी आ रही है, पीछे की पूरी जो है वो यू कैन से पूरा पीछे का सराउंडिंग आ रही है, एंड कैरेक्टर्स गिव एक्सप्रेशन, तो ऑब्वियसली कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस पर ऑडियंस को पर्टिकुलरली अटेंशन नहीं जाएगी, वो पूरे सराउंड में भी जाएगी, तो एक तरह से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो ये एक एक छोटी छोटी चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है वाइल शूटिंग अ पर्टिकुलर सीन। इसलिए ये मैं कहता हूँ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक एक छोटी छोटी जो है चीज को हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक फिल्म को शूट किया जा सकता है। इससे पहले जितने भी चीज़ हमने डिस्कस की वो सब टर्मिनोलॉजीज़ थी। दीज़ आर द टेक्निक्स, दीज़ आर द यू कैन से द जॉब्स ऑफ द, या यू कैन से द क्रू मेंबर्स, कास्ट, लाइक whom are being joined to make a team for
मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ फिल्म, एनी सॉर्ट ऑफ सीरियल, सो उसमें कौन-कौन से जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कौन-कौन से एरियाज़ पे वर्क किया जाता है, एंड व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज़ टू शूट एनी फिल्म। अब हम थोड़ा-सा इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर आ गए हैं, लाइक हाउ टू मैनेज दीज़ ऑल टाइप ऑफ स्टोरीज़ व्हाइल शूटिंग अ शॉर्ट्स। ओके? और शॉर्ट्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से कि जो सीन्स होते हैं, एक सीन में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स होते हैं। सो एक सीन बहुत सारे शॉर्ट्स पे डिवाइडेड होता है। तो बहुत सारे शॉर्ट्स को मिलाकर एक सीन कंसिडर किया जाता है। एक सीन बहुत सारे सीन्स को मिलाकर एक पूरी स्टोरी बनती है, और एक स्टोरी जो है ऑब्वियसली वो एक फ़िल्म को या फिर किसी भी ड्रामा को या किसी भी जो है मोशन पिक्चर को डिस्क्राइब करती है। सो मैंने बहुत डिटेल में जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी शॉट इन अ पिक्टोरिकल सोर्सेज़ इन अपकमिंग स्लाइड्स। सो वहाँ चलने से पहले आई वांट यू ऑल टू share any type of question with me or your feedback in the comment box so that I can know कि आप लोगों को ये shorts जो है वो easily समझ में आ चुके हैं। Okay, so I have received a one message understood sir। हम्म ज़रूरी नहीं आप यही बोलें, आप कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ज़ाहिर है आपको कोई ना कोई ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि इतना तो मैं परफेक्ट या एक्यूरेट नहीं हूँ कि आप लोग एक ही बारी में चीज़ें समझ में आ जाएँ। पर खैर भी आगे चलकर मैं आप लोगों को पिक्टोरिकल सोर्सेस एक्सप्लेन करते हैं। देन विल गोइंग टू देन यू विल गोइंग टू सी हाउ दीज सीन्स आर बीइंग शूटेड। ओके। ओके, अब यहाँ पर 3 तरह के शॉट्स हैं। इसको ज़रा बिल्कुल अटेंशन दे के इन तीनों जो है वो पिक्चर्स को आप देखें। इनमें तीनों अलग-अलग डिफरेंस चेक करें इन तीनों पिक्चर्स का। दीज़ 3 आर नॉट सिमिलर। दीज़ 3 आर द डिफरेंट पिक्चर्स दैट आर बीइंग शूटेड विथ different angle, different camera angles. First is like extreme long shot. This is a in which you can see the clouds, you can see the landscape, trees, land, सब कुछ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये एक extreme long shot है। To establish setting, a city, village, landscape, to show loneliness, dejection, or defect, show the extent of something, example, big army, famine, flood, to show aim or desire। अच्छा, इसमें नॉर्मली ये होता है कि एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट्स उन एरियाज को कवर अप करता है। लाइक इफ यू वांट टू शो अप अ सिटी, एन अबैंडन्ड सिटी। अगर आप कोई ऐसी हॉरर फिल्म देख रहे हैं और उसमें, या फिर कोई ऐसी एनिमेटेड सीरीज देख रहे हैं जिसमें पूरे शहर में जो है वो इन्फेक्शन फैल गया है, एंड दीज ऑल आर समहाउ, इस तरह की कोई मूवी देख रहे हैं, तो a city, the view of the city is actually called as extreme long shot। या फिर सिटी हो सकता है, या कोई विलेज हो सकता है, या एनी सॉर्ट ऑफ केव, माउंटेन्स, ओशंस, सीज। टाइटैनिक जो फिल्म थी उसके अंदर जब वो जो पूरा जो शिप जब वो सैंक हो रहा था, सो वाटर के अंदर, सो दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। उसमें वो पूरा दिखाया गया था कि हाउ द सी वाज बिहेविंग एंड हाउ टाइटैनिक वाज सिंकिंग डाउन। तो इस तरह के जब सीन्स होते हैं तो उसे हम एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट कहते हैं, सो दैट द ऑडियंस विल गोइंग टू क्लियर आउट द थिंग व्हाट इज हैपनिंग इनटू द सीन। इसके अलावा हम लोग कभी कोई कोई आर्मी बेसिस दिखाने हो या फ्लड दिखाना हो, सो इन दैट केसेस द directors are normally used the extreme long shots। Okay, then you have the long shot, wide shot या full shot। अब यहाँ पर देख सकते हैं a girl was standing on the road and this is a long shot। अब ये extreme long shot नहीं है। अगर इसको हम extreme long shot में convert करें तो ये पूरा रोड भी फिर आएगा, कवर अप होगा। जो बराबर में जो आपको हाफ नजर आ रहा है, ये यहाँ पर लैंड और जो ग्रीनरी है, थोड़े ग्रास व्रास है, थोड़े प्लांट्स हैं, तो ये पूरा आपको ना एरिया दिखेगा, पूरा इलाका। तो उसे हम बोलेंगे एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। मगर ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट नहीं है, ये एक नॉर्मल लॉन्ग शॉट है, या एक वाइड शॉट कह लें, या फिर इसको हम एक फुल शॉट कह लें। ओके, इस तरह जब कोई भी कैरेक्टर खड़ा हो और जब भी कभी इस तरह का हो तो इसे हम एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट नहीं, एक नॉर्मल वाइड शॉट कहेंगे। कहाँ-कहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ दिस शॉट टू एस्टैब्लिश सेटिंग लाइक हाउस, ऑफिस, कॉलेज, टू इंट्रोड्यूस अ कैरेक्टर, टू शो स्ट्रेंथ व्हेन टेकन फ्रॉम लो एंगल, टू कैरेक्टर मूविंग फिजिकली एंड इमोशनली। अच्छा, इस शॉट्स को हम या तो कोई यू कैन से इफ यू वांट टू शो एनी हाउस, एनी कॉलेज, एनी ऑफिस या एनी सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग, सो यू हैव टू यूज़ दिस वाइड शॉट। अदरवाइज यू कैन आल्सो यूज़ दिस शॉट फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी कैरेक्टर। लाइक अगर आपका कोई फिल्म का हीरो आ रहा है, बाइक पर आ रहा है, यू कैन से इट वाज राइडिंग अ हैवी बाइक एंड इट वाज कमिंग फ्रॉम फार अवे। तो उस वक्त जब वो आकर उसकी बाइक रुकेगी, सो यू हैव टू यू शुड यूज द वाइड शॉट, ताकि पता चल सके कि पीछे क्या सेटिंग है, किस तरीके से हीरो की एंट्री हुई है, और फिर किस तरीके का एनवायरनमेंट है। सो दिस कैन यूज टू इंट्रोड्यूस अ कैरेक्टर एज वेल। या फिर कभी कोई यू कैन से एक हीरो आ रहा है, एक्शन हीरो है, वो बॉडी बिल्डर है, या फिर यू कैन से ही इज अ फाइटर। सो
उसकी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए आप कैमरा को डाउनवर्ड से अपवर्ड तक ले जाकर आप इस तरह दिखाते हैं, जैसे बहुत सारी फ़िल्म्स के अंदर पहले ही नॉर्मली कैरेक्टर्स की आँखें दिखाई जाती हैं, देन हीरो की बॉडी दिखाई जाती है, एंड देन कैमरा पैन होता है उसकी लेग्स की तरफ, एंड देन आफ्टरवर्ड द कैमरा वुड मेक अ लॉन्ग शॉट इन व्हिच द कैमरा कवर अप होल कैरेक्टर या फिर होल यू कैन से हीरो। तो इस तरह जो है हम वाइड शॉट्स के अंदर इन एरियाज़ के जब हम दिखाना चाहें इन एरियाज़ को, तो वहाँ पर हम इन वाइड शॉट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा व्हेन द कैरेक्टर इज़ मूविंग फिज़िकली और इमोशनली, यानी कि अगर कभी भी कोई मूविंग कैरेक्टर है, तो आप वहाँ पर कैमरा को एक वाइड शॉट में दिखा सकते हैं कि एक एक अपना कैरेक्टर जो है एक बैठा रो रहा है, या फिर ही वाज़ मूविंग और ही वाज़ रनिंग और ही वाज़ स्टैंडिंग स्टेयरिंग समथिंग। सो उस टाइम पर आप लॉन्ग शॉट बना सकते हैं। ओके? देन यू हैव द मीडियम लॉन्ग शॉट। अगर आप स्क्रीन के थर्ड पिक्चर को देखें, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी the medium long shot. It is used to show multiple characters, to show characters in relation to each other and the surrounding more intimate than long shot, where hands, hips, or region up to knees need to be shown. Example: gun holster, buttocks, briefcase in hand, people holding hand, etc. अच्छा, इस अब क्या होता है? अब एक और सिचुएशन आई है। मीडियम लॉन्ग शॉट्स हम कहाँ यूज किए कर सकते हैं? हमने एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट को देखा कि किन किन एरियाज में वी कैन यूज दिस थिंग। फिर हमने वाइड शॉट देखा। अब हाउ वी कैन यूज द मीडियम लॉन्ग शॉट एंड व्हाट दिस शॉट यूज टू शो अप इन द फिल्म। अगर कोई दो फ्रेंड्स हैं, दे आर मूविंग ऑन अ स्ट्रीट, they are holding any item, any briefcase or anything, or they are holding their hands, or you can say the friends are moving, or they were holding a phone, or they were talking on a phone. अब दो लोग हैं। अब उसके अंदर हमें उन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है। अब वो दो कैरेक्टर हैं, उनकी मूवमेंट, उनकी एक्टिविटी, वो जो चीज परफॉर्म कर रहे हैं, आइदर दे वर टॉकिंग, आइदर दे वर होल्डिंग देयर हैंड्स, आइदर दे वर टॉकिंग ऑन अ फोन, या फिर कुछ भी ऐसा है। सो उन कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है, उस कैरेक्टर की हरकतों को वी हैव टू शूट इट। सो इन दैट एरिया वी हैव टू यूज अ मीडियम लॉन्ग शॉट। हमें वहां पर कोई भी पीछे की सराउंडिंग वगैरह नहीं दिखानी कि वो कहाँ से आ रहा है या क्या इन्वायरमेंट है, नहीं। ना ही हमें उस पूरे इलाके को दिखाना है कि वो किस इलाके में चल रहे हैं एज एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। नो, वी जस्ट हैव टू शो दैट टू केमिस्ट्री ऑफ दैट टू फ्रेंड्स। तो इसके अंदर हम मीडियम लॉन्ग शॉट को यूज करेंगे। ओके? We also use this shot for revealing any sort of character। किसी कैरेक्टर को हमने स्टोरी में रिवील करना है, तो कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेग्स से, नीज से लेकर, फिर जो है वो उसकी बॉडी से लेकर, एंड देन एंड में उसका फेस रिवील किया जा सकता है। तो उसके अंदर भी हम मीडियम लॉन्ग शॉट यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप यू ऑल गेट क्लियर दीज थ्री वेरी मोस्ट कॉमन शॉट्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन द फिल्म्स टू शूट एनी सॉर्ट ऑफ सीन। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गई होगी। कोई भी क्यूरी है तो सेशन के बीच में यू कैन आस्क मी। ओके, now moving ahead, and we have the three more shots which are being very much popular regarding the films. First of all is medium shot। अच्छा, medium shot क्या होता है? Most common shot for dialogues, when character is more important than the surrounding, to show emotions and body language, to engage audience in a conversation या action। अच्छा, मीडियम शॉट तो आपने बहुत दफ़ा देखा होगा पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर भी। यू ऑल कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग कि जब दो लोग आपस से बात कर रहे होते हैं, व्हेन द टू पीपल्स आर टॉकिंग विद ईच अदर, सो इन दैट टाइम द कैमरा एंगल वुड बी, यू कैन से, वो उनकी सिर्फ हाफ बॉडी कवर अप कर रहा होता है, बिकॉज दे नीड टू फोकस ऑन देयर फेसेस, दे नीड टू फोकस ऑन देयर बॉडी लैंग्वेज। तो उसके अंदर दे डोंट नीड टू शूट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, या फिर इस तरह के जो है एक्सट्रीम मीडियम शॉट्स नहीं यूज करने। दे नीड टू जस्ट सिंपली यूज द मोस्ट कॉमन शॉट इन द फील्ड ऑफ फिल्म मेकिंग विच इज मीडियम शॉट। इसमें ये होता है कि कभी भी अगर कोई कैरेक्टर जो है डायलॉग्स जो है वो बोल रहा है, सो दे नीड, सो द camera needs to be give the attention towards this dialogue, towards its body language, towards its you can say emotions, और उसकी conversation, या फिर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई जैकेट उतार रहा है, या फिर वो कोई फोन में बात कर रहा है, और ही वाज यू कैन से वेयरिंग अ ग्लासेस, तो ग्लासेस उतार रहा है। तो इस तरह के जो माइनर जो है वो हरकतें होती हैं, तो उस चीज को फोकस करते हैं मीडियम शॉट के अंदर, इन चीजों को, लाइक बॉडी लैंग्वेज, कन्वर्सेशन, डायलॉग्स, एक्शन। सही है?
और इन दैट एरिया यू डोंट नीड टू लुक शो द सेटिंग, द सराउंडिंग। इसलिए कभी-कभी जो है वो डीएसएलआर्स के अंदर जो उनके प्रोफेशनल फ़िल्म मेकिंग कैमराज़ होते हैं, इन दैट कैमराज़ द सराउंडिंग इज़ गेटिंग ब्लर्ड, तो उसमें जो है वो सराउंडिंग ब्लर हो जाती है। जैसे आपको इस इमेज में नज़र आ रहा होगा, द मैन वाज़ स्टैंडिंग एंड द बैकग्राउंड इज़ बीइंग ब्लर्ड। तो इन शॉट्स के अंदर, खासकर मीडियम शॉट के अंदर, हमें सराउंडिंग नहीं दिखानी, हमें सेटिंग नहीं दिखानी, किधर खड़ा है, क्या कैसे खड़ा है, नो। वी जस्ट हैव टू शो द वी जस्ट हैव टू मेक द कैमरा अटेंशन टुवर्ड्स आवर कैरेक्टर। ओके, ये बहुत कॉमन शॉट है, इसको आप गौर से देख लीजिए इस शॉट को एक बार। और आप इसको जब जब इस सेशन के बाद, आई वांट यू ऑल टू एक्सपीरियंस दिस थिंग। जब भी कभी कोई आप फिल्म लगा के बैठे हैं, कोई भी सीरीज देखें, तो उनमें आप देखें कहाँ कहाँ किन किन एरियाज पे किस किस किस्म के शॉट्स को यूज किया गया है to make the scene fulfill and commendable. Okay, then you have the third, no, you can say fifth scene, which is very much also famous, like medium close-up. So what is a medium close-up? Used in intermittent dialogues to show a character thinking about something, to invoke empathy for the character. अच्छा, इसमें कभी ये होता है, अच्छा ये तो बहुत दफ़ा आप लोगों ने पाकिस्तानी ड्रामा में देखा होगा। देखा आप लोगों ने होगा, पता नहीं होगा कि इसे कहते क्या हैं। सो कभी-कभी ऐसा होता है कि व्हेन द कैरेक्टर इज़ क्राइंग और द कैरेक्टर इज़ इमोशनल और द कैरेक्टर इज़ फीलिंग हैप्पी और द कैरेक्टर इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो उसमें ये होता है कि कैमरा इस तरह पैन किया जाता है कैरेक्टर के ऊपर कि उसका क्लोज़अप बनता है, बट द क्लोज़अप वुड बी मीडियम क्लोज़अप, यानी कि उसका नेक का पूरा नेक और चेस्ट तक जो है वो फ्रेम सेट किया जाता है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी फेस ही आ रहा होता है कैमरे के अंदर फ्रेम में, सो दैट द द शॉट विल गोइंग टू बी लाइक दिस, कि वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर के इमोशंस को और कैरेक्टर जो चीज एक्सपीरियंस कर रहा है बाय हिज फेशियल रिएक्शन, तो उस चीज को सिर्फ कवर अप करें। नो सेटिंग्स, नो बैकग्राउंड, नो लोकेशन एंड नो बॉडी लैंग्वेज लाइक हाउ द कैरेक्टर इज स्टैंडिंग और नॉट, नहीं, सिर्फ उसकी फेशियल एक्सप्रेशंस को शूट करने के लिए यू विल गोइंग टू यूज द मीडियम क्लोजअप शॉट। ओके, देन यू हैव द लास्ट शॉट विच इज अ क्लोजअप शॉट। अच्छा, क्लोजअप शॉट क्या होता है? सबसे मोस्ट कॉमन है ये भी, कि कभी कभी होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि इसका क्लोज बनाए या क्लोज बनाओ इसका, कभी भी मीडिया फील्ड में भी ऐसा होता होगा कि क्लोजअप बहुत कॉमन है। तो इसमें ये होता है कि टू एक्सप्रेस इमोशंस एज अ रिएक्शन शॉट टू एक्शन और डायलॉग, टू ग्लिम्स इनटू द इनर वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर, टू इम्प्लाई दैट कैरेक्टर इज थिंकिंग, फीलिंग और प्लॉटिंग समथिंग। अच्छा, इसमें ये होता है कि कभी कोई बात की गई है, एक फर्स्ट पर्सन की तरफ से एक बात हुई, एक डायलॉग बोला गया, एंड द इमीडिएट एंड द सडन रिएक्शन, उस सडन रिएक्शन को कैप्चर करने के लिए हम क्लोजअप यूज करते हैं। और वो क्लोजअप जो है वो कोई चेस्ट, कोई बॉडी कुछ नहीं शो हो रहा होता, सिर्फ और सिर्फ फेस शो हो रहा होता है। इसमें ये होता है कि अगर कोई बहुत ही इंटेंस सीन है एंड उस सीन के अंदर जो है वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के इमोशंस बहुत मैटर करते हैं और उसका रिएक्शन बहुत मैटर करता है। सो उस टाइम पर उसका एक्सट्रीम क्लोजअप बनता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सप्रेशंस दिखते हैं। लाइक कभी कोई ऐसी कैरेक्टर ने बात कर दी, दूसरे कैरेक्टर ने लाइक इफ एनी एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई कैरेक्टर है, कोई हीरो है एंड ही और शी इज डिस्क्लोजिंग एनी सीक्रेट। अच्छा, उसने कोई सीक्रेट, कोई राज खोल दिया है एक दूसरे कैरेक्टर के सामने, सो डेफिनेटली उसका रिएक्शन बहुत मैटर करता है, लाइक हाउ the second person is reacting on that secret, on that thing। तो उस टाइम पर क्लोजअप बहुत मैटर करता है और क्लोजअप दिखाया पड़ता है कि भाई उसका रिएक्शन कैसा है। नॉर्मली जो है, जब जब इमोशन सीन होते हैं या फिर कोई क्राइंग सीन है, कभी आंसू निकल रहे हैं, कोई टीयर्स आर बीइंग पुटिंग ऑफ, तो उस टाइम पर जो है वो आंसू दिखाने के लिए क्लोजअप्स बनाते हैं, वरना फिर इस तरह जो है वो विजिबल नहीं होते। ये बहुत स्मॉल सी मैं एग्जांपल दी कि नॉर्मली क्लोजअप्स जो है वो आंसुओं के टाइम पर तो 100% जो है वो यूज किए जाते हैं। मैंने बहुत जो है वो एक-एक चीज़ को सिंपल लैंग्वेज उर्दू में एक्सप्लेन किया है। आई वाज़ नॉट यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ हाई वोकैब्युलरी और हाई लैंग्वेज कि किसी को चीज़ समझ ना आए, बिकॉज़ दीज़ आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और एक-एक शॉट की प्रॉपर्टी अगर उस सीन से मैच करेगी, देन योर फिल्म वुड बी लुकिंग गुड, देन the audience will get interact with your scene, with your story, with the emotion which is being joined with the story। तब आपकी फिल्म को मज़ा भी आएगा कि भाई हाँ, कुछ फिल्म बनी है। ठीक है? वरना कहीं-कहीं पे इस तरह की जो है वो डायरेक्शन में नॉर्मली लैकिंग होती है, तो फ़िल्म को जिस तरीके से फ़िल्म अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि कहानी फ़िल्म की टॉप होती है, कास्ट बहुत बेहतरीन होती है, मगर फ़िल्म नहीं चल पाती। क्यों? उसके सीन्स की वज़ह से, उसके शॉट्स की वज़ह से, कि उस एरिया से वो रिलेट नहीं कर पाते ऑडियंस सिनेमा में बैठी हुई।
सो इस तरह जो है वो शॉर्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं फॉर शूटिंग एनी सॉर्ट ऑफ फिल्म और एनी सॉर्ट ऑफ सीरियल और सीरीज। ओके, सो ये कुछ ये 3 और ये 3 कुछ 6 मोस्ट कॉमन शॉर्ट्स थे जो कि मुझे डिस्कस करने थे, बट द सेशन इज नॉट एंडेड येट। बस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई इन शॉर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आई विल गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू। ओके, नो सर, नो क्वेश्चन। ओके, I want you all to come up with a question, because ये acknowledge और understood तो मैं सुन चुका हूँ बहुत सारे 3-4 सेशंस के अंदर, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आप कोई क्वेश्चन भी लाएँ, ताकि पता चले कि भाई कुछ समझ वमझ में भी आ रहा है या ऐसे ही बस बैठ के टाइम गुजार देते हैं। क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। हमारे कोर्स का सबसे बेस्ट, क्या कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो है वो फ़िल्म मेकिंग का है। आई वांट यू टू गेट एंगेज विद इट, और इसको फिर बाद में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कीजिएगा। और अगर किसी को इस फील्ड को आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परस्यू करनी है, सो यू कैन परस्यू दैट एज वेल। मगर इस अभी के जो स्टेज की इस स्टेज पे जो मैंने बातें बताई हैं आप लोगों को, सो यू हैव टू कीप दीज थिंग इन योर माइंड, सो दैट व्हेन यू विल when you are pursuing your field in the professional life, so you will not face any sort of trouble। इस ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि आप जब हायर एरियाज़ में जाएँगे तो आपको और चीज़ें भी समझ में आएँगी, जो कि इस कोर्स का इस वक़्त फ़िलहाल पार्ट नहीं है। मगर जब आप जाएँगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएँगी, मगर मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर आउट कर दी हैं। इनफैक्ट कुछ इंटरमीडिएट लेवल तक की भी चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी, ताकि आपको बाद में सीन, शॉट, कास्ट, क्रू और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इनमें कोई भी इश्यू ना हो। Okay, so now I'm going to move towards the next part of our session, which is actually, you can say, the establishing shots, like what how to establish any shot। मगर उससे पहले हम दो और किस्म के शॉट डिस्कस कर लेते हैं, लाइक बिग क्लोजअप। व्हाट इज अ बिग क्लोजअप? अच्छा, एक क्लोजअप होता है, एक बिग क्लोजअप होता है, और एक एक्सट्रीम क्लोजअप होता है। सो द बिग क्लोजअप आर टू एक्सप्रेस इमोशन, टू शो अ कैरेक्टर ट्रेट, रिएक्शन शॉट इन योर फेशियल रिएक्शन। अच्छा, सेम है। दोनों एरियाज को अगर हम क्लोजअप, बिग क्लोजअप और एक्सट्रीम क्लोजअप, ये तीनों जो है वो एक तरह के लिए ही यूज किए जाते हैं, मगर इसका डिफरेंस क्या है? जितना बड़ा रिएक्शन, जितना बड़ा मतलब यू कैन से कोई जितना लाउड रिएक्शन या फिर जितना स्ट्रेंज फेशियल एक्सप्रेशन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्लोजअप होगा। अगर आपका जो है वो कोई सीक्रेट रिवील हुआ आपके सामने एंड यू आर शॉक्ड, तो ऑब्वियसली उसके लिए क्लोजअप यूज किया जाएगा, क्लोजअप। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेंज रिएक्शन आता है कि कोई एनिमेटेड मूवीज़ में आपने देखा होगा, खासकर नेटफ्लिक्स इफ यू आर यूजिंग, सो उनकी सीरीज़ के अंदर कभी-कभी कोई मॉन्स्टर आ जाता है, उसका कोई बहुत ही डरावना फेस होता है। सो इन दैट एरियाज़ दे यूज़ एज़ अ बिग क्लोज़अप, क्योंकि ऑडियंस को दिखाना होता है कि उनकी क्रिएटिविटी क्या है, वो एक्चुअली उस सीन का मेन इमोशन क्या है, उस सीन का एक्चुअली खौफ बढ़ाना होता है, आसान लफ्ज़ों में, कि उस पर्टिकुलर प्रोटोगनिस्ट और एंटागनिस्ट को दिखाकर उस एनिमी या उस विलेन या उस घोस्ट या उस भूत-वूत या कोई भी मॉन्स्टर है, उसको दिखाकर उसका खासकर बिग क्लोज़अप बनाकर उसको उस सीन को और ज़्यादा डरावना और ज़्यादा खतरनाक बनाना पड़ता है। तो इस एरियाज़ में नॉर्मली लोग बिग क्लोज़अप यूज़ करते हैं। एक्सट्रीम क्लोज़अप नॉर्मली सिर्फ़ आँखों का होता है, एंड इन दीज़ क्लोज़अप्स आर नॉर्मली यूज़्ड व्हेन यू आर रिवीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। जब किसी भी कैरेक्टर को रिवील करते हैं, मैंने पहले बताया कि कैमरा डाउन से अप जाए या अप से डाउन आए, तो पहले उसकी आँखें दिखाते हैं, उसका जो है वो लेग्स दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, उसकी बॉडी दिखाते हैं। तो इस तरह जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता करके ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स आर बीइंग रिवील्ड, एंड देन the long shot, or you can say a master shot, is being used to reveal the whole body of the character। मगर जब आंखें दिखा रहे हो या कभी भी कोई चीज दिखा रहे हो, तो उसके लिए एक्सट्रीम शॉट चाहिए होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर का वो पर्टिकुलर पार्ट दिखेगा, ना बैकग्राउंड, ना सेटिंग, किस तरह खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या मूवमेंट है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के क्लोजअप्स के अंदर आपकी फेस, या फिर आपका नेक का एरिया और फेस, या फिर एक्सट्रीम क्लोजअप पे आपकी सिर्फ आंखें, या फिर आपका माउथ, या सिर्फ वो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। ओके, so these are the very much common and a very important shots which I have discussed it with you। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Now we're going to have the establishing shot to establish a setting or a place of action। यहाँ आपको बिल्डिंग दिख रही होगी। अच्छा, बहुत दफ़ा आपने ऐसे देखा होगा, कोई ऐसी, जैसे आपने हॉरर सीरीज़ देखी हो, तो उनमें कभी भी कोई हॉरर हाउस दिखाना होता है, तो उसका एक एस्टेब्लिशिंग शॉट बनता है, उसका एक आउटसाइड शॉट बनता है, जिसके अंदर उस पूरी सिर्फ़ उस पर्टिकुलर प्लेस को जो है वो लिया जाता है, उसको हम
लॉन्ग शॉट कह सकते हैं, मगर एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट नहीं कहते, वरना फिर इलाका भी आएगा उसके अंदर। सिर्फ लॉन्ग शॉट या फिर वाइड शॉट कह सकते हैं, वो लेते हैं जिसमें सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर आगे फ़िल्म में कुछ होने वाला हो। सही है? या कभी-कभी आप देखा होगा कोई पुरानी फ़िल्म्स होती हैं उनमें बड़ी-बड़ी castles you can see that in that films there are lots of buildings और a huge castle where a ghost is being trapped, या फ़िल्म जो है किसी भी तरीके से उस एरिया से लिंक करती है तो उसका एक बहुत बड़ा-सा वाइड शॉट बनता है, एंड इन दैट एरिया द फ़िल्म इज़ बीइंग शूटेड, या फिर फर्दर ऑन स्टोरी में वहां पर कुछ होने वाला होता है, एनी एक्शन इज बीइंग टेकिंग प्लेस, सो इन दैट एरिया द होल बिल्डिंग और द होल हाउस और होल मैंशन इज बीइंग शूटेड विद अ वाइड शॉट, जिसको हम कहते हैं एस्टेब्लिशिंग अ सेटिंग। ओके, अच्छा कोई क्वेश्चन है? अच्छा हाँ, वी हैव वन क्वेश्चन। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहे हैं, ताबिश पूछ रहे हैं कि हाउ के मतलब कि हाउ यू कैन शो एनी सॉर्ट ऑफ प्लेस वेयर द सीन इज बीइंग शोइंग। चले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। भाई देखो, जहां पर भी फिल्म शूट हो रही होती है, या फिल्म छोड़ दो, या जहां पर भी कोई कहानी आगे चलनी है, जैसे एक हवेली है उसमें भूत है, सही है। अब वो हवेली या वो कैसल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है ना, वही उस फिल्म की सेटिंग है, क्योंकि उसी में गोस्ट ट्रैप है। तो उसको शो करने का एक शॉट है जिसे हम कहते हैं स्टैब्लिशिंग अ सेटिंग शॉट, सही है। तो वो ये शॉट उस एरिया पर यूज होगा जहां पर पूरी फिल्म डिपेंड करती है, जहां पर आने वाले फिल्म्स के बहुत सारे सीन्स शूट होंगे जिसके अंदर। तो उस एरिया को हम कहते हैं स्टैब्लिशिंग अ सेटिंग शॉट। ठीक है? ओके, 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 अंडरस्टूड। ओके, सो नाउ वी वांट टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आता है मास्टर शॉट एंड अ टू शॉट। ऑब्वियसली मास्टर शॉट ये होता है कि कभी अगर हमने कोई कमरे का सीन शूट करना है, इफ वी आर शूटिंग एनी सीन ऑफ अ यू कैन से कोई कॉन्फ्रेंस का सीन शूट करना है, किसी मीटिंग का सीन शूट करना है, और वी हैव टू शूट एनी सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटल सीन, वहां पर एक मास्टर शॉट होता है जिसमें उस शॉट में मौजूद जितने भी लोग होते हैं ना, तो वो एक तरह से मास्टर शॉट में कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, इस शॉट के अंदर ना सिर्फ वहाँ पर कोई प्लेस होगी, बल्कि वहाँ पर चीज़ें भी होंगी उस शॉट में, लोग भी होंगे। वो लोग कुछ ना कुछ हैपनिंग या कुछ ना कुछ जो है वो एक्शन भी परफॉर्म कर रहे होंगे। तो उसका हम कहते हैं कि एक पूरा मास्टर शॉट है। सबसे आसान एग्जांपल ले लें, क्लासरूम। अब एक क्लासरूम है, वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। वहाँ बच्चे भी यानी कैरेक्टर्स भी हैं, प्लेस भी है जो कि क्लासरूम है, सीट्स भी हैं, डेस्क भी है, चेयर्स भी हैं, यानी कि वो जो है वो एलिमेंट्स हो गए सीन्स के, ठीक है? और जो है वो मेन यू कैन से लीड मेंबर टीचर वो भी मौजूद है। तो उसका एक पूरा-सा एक वाइड एंगल शॉट जिसको हम कहते हैं, उसे हम बोलते हैं मास्टर शॉट लेना, जिसमें सब लोग आ जाएँ, सही है? जिस शॉट में वहाँ मौजूद उस पर्टिकुलर लोकेशन पर मौजूद तमाम लोग आ जाएँ, ठीक है? नॉर्मली ये मास्टर शॉट जो है वो कमरों में या किसी छोटी बंद जगहों पर लिए जाते हैं मास्टर शॉट, ठीक है? ये इसको आप हरगिज़ कंपेयर मत कीजिएगा लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, वो अलग चीज़ है। उसमें आपको पूरा इलाके और पूरी बिल्डिंगें और पूरा आपको वो सराउंडिंग दिखानी होती है, पर यहाँ पर आपको सिर्फ़ वो चीज़ें दिखानी है, उस एरिया को दिखाना है जहाँ पर कुछ ना कुछ हैपनिंग या एक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि क्लासरूम, जैसे कि एक हॉस्पिटल का वार्ड, जैसे कि कोई कॉन्फ्रेंस हॉल, कुछ भी ऐसा। ओके? देन यू विल हैव टू शॉट, ये बहुत कॉमन है। यहाँ पर ये होता है टू शॉट में, अब वन ऑन वन बातें हो रही हैं, टू कैरेक्टर्स आर इन बीइंग इंटरेक्टेड विद ईच अदर, सो इन दैट केस यू विल हैव टू मेक अ टू शॉट। इसमें ये होता है टू शॉट बनते हैं, और इसमें पहले जो है वो एक कैरेक्टर की बात को शूट किया जाता है, फिर अगले कैरेक्टर का डायलॉग्स को शूट किया जाता है। ऐसा भी होता है, वन ऑन वन भी हो सकता है, कंधे से भी कैमरा पैन किया जा सकता है, जो आगे की मैं इमेजेस में आपको दिखाऊँगा, या फिर इनका भी एक मास्टर शॉट बनाकर वन ऑन वन जो है वो इसको शूट किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं टू शॉट। जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, द टू कैरेक्टर्स आर बीइंग स्टैंडिंग इन अ वन फ्रेम, तो इसको हम कह सकते हैं टू शॉट, जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स आ जाएँ। 2 हुए, 3 हुए, मगर जो 3 से ज़्यादा नहीं होते इनफैक्ट, यहाँ पर कि 4, 4 से ज़्यादा कैरेक्टर एक फ्रेम में नहीं आते हैं, वरना फिर ऑब्वियसली किसी एक कैरेक्टर की पर्टिकुलर डायलॉग्स को ज़्यादा जो है वो हाइलाइटेड नहीं होंगे वो डायलॉग। तो इसीलिए 2 लोगों का सबसे बेस्ट, यू कैन से 2 लोगों से ज़्यादा जो है वो नहीं लोग ऐड कर सकते
टू शॉट फ्रेम के अंदर, वरना मैसअप हो जाता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज अ टू शॉट फ्रेम। ओके, नेक्स्ट वी विल हैव ओवर द शोल्डर फ्रेम। ये वही चीज हुई, यहाँ पर भी दो लोग बातें कर रहे हैं, मगर यहाँ पर ऐसा शो हो सकता है कि वन बाय वन जो है वो डायलॉग्स जो है वो शूट किए जाएं। जब कैरेक्टर ए बात कर रहा हो तो कैरेक्टर बी के शोल्डर से कैरेक्टर ए के डायलॉग्स को शूट किया जाए, और जब कैरेक्टर बी बात कर रहा हो तो कैरेक्टर ए के शोल्डर से कैरेक्टर बी के डायलॉग्स को शूट किया जाए। जैसे कि आपको इस इमेज में शो हो रहा होगा कि टू कैरेक्टर्स आर बीइंग सिटेड ऑन अ सीट, एंड द वन कैरेक्टर वेयरिंग अ ब्लू you can say shirt is being delivering its dialogue, और उसको शूट करने के लिए the camera is being pan from the character's B's shoulder to shoot the body of the character A. ओके, तो नॉर्मली ये भी एक तरह से एक और टाइप ऑफ शॉट है फॉर शूटिंग द टू पीपल्स शॉट। ओके, नेक्स्ट इज विल हैव द पॉइंट ऑफ व्यू टू पुट व्यूअर इन माइंड ऑफ अ कैरेक्टर। इसमें ये होता है कि कैरेक्टर के चेस्ट तक या बॉडी तक जो है वो यू कैन से कि वहां तक एक सीन शूट होता है। उसमें ये होता है कि कैरेक्टर कोई चीज सोच रहा है या किसी चीज के बारे में उसको याद आ रहा है, और ही वॉज थिंकिंग फॉर समथिंग फॉर सम पीपल और फॉर सम रीजन, कुछ भी चीज वो सोच रहा है, या फिर ही वॉज स्टेरिंग समथिंग, या वो किसी चीज को घूर रहा है। तो इन एरियाज के अंदर वी विल यूज दिस पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। ओके, नेक्स्ट वी विल हैव कैमरा मूवमेंट। अच्छा, अभी कैमरा मूवमेंट देख लीजिए। इस तरह तो ये यहाँ तक हमारे शॉट्स खत्म होते हैं। ओके, यहाँ एक एक पार्ट ऑफ सेशन इज बीइंग एंडेड हियर के कैमरा के कौन कौन से जो है वो शॉट्स हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर शूटिंग एनी सॉर्ट ऑफ फिल्म, और फॉर डिलीवरिंग द इमोशन दैट इज बीइंग जॉइंड विद द सीन टू द ऑडियंस। अब आता है कैमरा मूवमेंट। व्हाट वुड बी द कैमरा मूवमेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सीन? सबसे पहले होता है पैन। अच्छा, एक कैरेक्टर जो है वो खड़ा हुआ है रोड पर, है ये कैमरा जो है वो एक कार की तरफ जो है वो यू कैन से रिकॉर्डिंग द कार, कैमरा कार की तरफ है। अब कैमरा कार से मूव होकर, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कार मूव हुई, मूव होते 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 अब कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा है। आप ये मेरी बात गौर सुनिएगा। कैमरा उस कार को रिकॉर्ड करते 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 अब कैमरा पैन होते होते अब वो कार फ्रेम से निकल गई है, और वहां पर जो है वो कैरेक्टर कैरेक्टर जो है वो फ्रेम में आ चुका है। तो इसे कहते हैं पैनिंग द कैमरा टू अ पर्टिकुलर एरिया और ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। कैमरा पैन करना, ठीक है, मतलब फिर सुन ले, कार हो या कोई भी ऐसी चीज हो, कैमरा एक चीज पे फोकस्ड है, वहां से हटकर किसी और चीज की तरफ, मतलब किसी और चीज को रिकॉर्ड करना, इसे बोलते हैं कैमरा पैन करना किसी और चीज के ऊपर, ठीक है। नॉर्मली कोई इंसिडेंट होता है, सो द डायरेक्टर आर यूज्ड टू से कि कैमरा फॉरन ऑपोजिट साइड पैन करो, या कैमरा फॉरन जो है वो आगे की तरफ पैन करो। तो ये एक तरह से फिल्म मेकिंग की लैंग्वेज है which are being used to shoot any sort of scene in which you have to locate any sort of person or any sort of thing for focusing on that particular thing, या फिर कोई भी इंसान या कोई भी चीज होती है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं पैन शॉट। अच्छा, अब दो शॉट है बस, मूव इन एंड मूव आउट। अच्छा, ब्रिंग द व्यूअर इनटू द स्टोरी, एंटरिंग द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, और रेवलेशन। इसमें ये होता है कि एक कैरेक्टर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर भी, कैरेक्टर इज बिंग डांसिंग। अब एक कैरेक्टर जो है वो डांस कर रहा है, ठीक है। अब डांस करते 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 अब कैमरा ना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव हो रहा है। अब कैरेक्टर डांस करते 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 उस यू कैन से उस फ्रेम में आ जाता है, ठीक है। सो ये होता है, इसको हम कहते हैं मूव इन। द कैरेक्टर इज बीइंग एंटर्ड इनटू द फ्रेम। अच्छा, ये पैन से अलग है। पैन में ये था कि एक चीज पर ऑलरेडी फोकस्ड है, और फिर वो चीज जैसे जैसे मूव होते 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 वो चीज फ्रेम से निकल गई और एक और कैरेक्टर फ्रेम में आ गया। यहाँ पर वो कैमरा है ही एक ऐसी जगह पे पैन जहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ब्लैंक है।
कैमरा आहिस्ता-आहिस्ता चलते-चलते जो है वो उस कैरेक्टर पर आता है। इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे हॉरर फ़िल्म्स में ये होता है कि एक रात होती है, देयर इज़ अ डार्कनेस एंड द कैरेक्टर इज़ बीइंग वॉकिंग इनटू अ पाथ और इनटू अ कॉरिडोर, और कैमरा और भूत उसको जो है वो द द हॉरर सीक्वेंस इज़ बीइंग शूटिंग आउट एंड द गोस्ट इज़ बीइंग वॉचिंग हिम। तो कैमरा किस तरह जो है वो अंधेरे से पैन होते-होते आहिस्ता-आहिस्ता से जो है वो कैरेक्टर के ऊपर आता है। तो इसका मतलब ये है कि द कैरेक्टर इज़ बीइंग मूविंग इन इनटू द फ्रेम। तो इससे बोलते हैं मूव इन होना किसी भी सीन के अंदर। मूव आउट इसका बिल्कुल ऑपोज़िट है। कोई भी सीन हो रहा है, अच्छा अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं ब्रेकअप सीन की। देयर अ डेट सीन इज़ बीइंग शूटिंग आउट एंड द female the female character has been rejected or has been performed any sort of action, and he ran out from that scene or from that frame. अब वो डेट के बीच में वो फीमेल कैरेक्टर जो है वो उठकर चली गई, ठीक है। सो फ्रेम, अब उस फ्रेम में वो लड़की चली गई है, तब उस फ्रेम में ओनली द मेल एक्टर इज बीइंग सिटिंग देयर। तो इस तरह ये होता है कि किसी फ्रेम से बाहर चले जाना, मूव आउट हो जाना खुद ही, मतलब खुद चलते चलते निकल गई फ्रेम से। ऐसा नहीं है कि फ्रेम जो है वो फ़ॉलो करते-करते उस कैरेक्टर पर आया और फिर चला गया, नहीं। 2 2 शॉट में 2 शॉट हो रहा है, 2 कैरेक्टर के दरमियान 2 शॉट है, सही है ना? उस 2 शॉट के दरमियान एक व जो मेंबर है वो सीन से बाहर चला जाता है, खुद ही फ्रेम से बाहर चला जाता है, किसी भी रीज़न के अकॉर्डिंग। अब उस फ्रेम में एक बंदा रह गया, तो इसका ये मतलब है कि द सेकंड पर्सन इज़ बीइंग मूव आउट फ्रॉम द फ्रेम और मूव आउट फ्रॉम द शॉट। ओके, तो ये 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं, पैन, मूव इन, मूव आउट। तो ये 3 एक दूसरे से रिज़ेम्बलेंस हैं, मगर इन तीनों की सिचुएशन अलग है। ये तीनों एक जैसे ही हैं, मगर ये तीनों अलग-अलग अपनी-अपनी सिचुएशंस के एतबार से यूज़ किए जाएँगे, तभी आपका जो सीन से जुड़े हुए इमोशन या सीन से जुड़ी हुई जो कहानी है, देन वो ऑडियंस तक सही तरीके से पहुँच पाएगी। ओके? So this is actually the camera movement which I have to discuss in today's session, which is really very important, so that you can know कि जब आपको सारी टर्मिनोलॉजी पता चल चल चुकी हैं, सारे डिपार्टमेंट चल गए हैं पता आपको कि फ़िल्म फ़िल्म बनाने में या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाने में किन-किन एरियाज़ पे वर्क करना पड़ता है। So you also should know how to deal with the camera, how to deal with the shots, and how to deal with the scenes and the situation of that scene which is being dependent on the shots. Okay? मूव करते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हमारे पास 2 तरह के मज़ीद शॉट्स जो कि आप लोगों ने कहीं न कहीं देखे ज़रूर होंगे। एक है डच एंगल और एक है डॉली ज़ूम। ये 2 डिफरेंट जो है वो एंगल्स हैं। डच एंगल तो डेफ़िनेटली आप लोगों ने देखा होगा कहीं न कहीं। मार्वल्स की स्टोरीज़ उठा लें आप, कोई भी एनिमेटेड सुपर हीरोज़ की उठा लें आप, अवेंजर्स उठा लें आप, डीसी स्टूडियोज़ की कोई भी फ़िल्म, कोई भी सीरीज़ उठा लें, दे दीज़ ऑल आर बीइंग कवर्ड अप विद दीज़ टाइप ऑफ एंगल्स। किस तरह होते हैं? अच्छा, अब एक कैरेक्टर खड़ा हुआ है। अब एंगल इस तरह होगा कैमरे का कि वो टिल्ट हुआ हुआ है। अब वो टिल्ट होके पूरा सीधा हो, या फिर एक या फिर एक और एग्ज़ाम्पल देख लें। बिल्कुल आप दिमाग में सोच लीजिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ। एक अ पर्सन इज़ स्टैंडिंग, ही अप्लाइज़ अ पंच ऑन द सेकंड पर्सन, और अब वो सेकंड पर्सन ज़मीन की तरफ फ़ॉल हो चुका है, गिर गया है। अब कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट था। अब वो जैसे-जैसे द पर्सन इज़ बीइंग गेटिंग टच विद द ग्राउंड, सो द कैमरा इज़ आल्सो बीइंग टिल्टेड विद द पर्सन, और एंड में आकर कैमरा भी जो है वो ज़मीन से टच हो जाए, ऐसा शॉट जो है वो बनाया जाता है। उसे हम कहते हैं डच शॉट। ओके, समझ में आया आप लोगों को? एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई हीरो है फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मली किसी हीरो को या किसी भी ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के डच एंगल्स बहुत यूज़ किए जाते हैं। कैमरे को ऊपर से नीचे लेकर आए हैं, मतलब टिल्टेड फॉर्म में, या फिर पूरा ऑपोजिट उल्टा किया हुआ है कैमरे को, और फिर कैमरा ज़ूम होता है और फिर कैमरा सीधा होता है हीरो के फेस पर। तो इस तरह से जब कैमरे से प्ले किया जाए ना, मतलब एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ मैं, जब कभी भी कैमरे से खेला जाए कि कैमरे को टिल्ट कर रहे हैं, उल्टा उल्टा शॉट कर रहे हैं, कभी भी सीधा सीधा शॉट नहीं हो रहा, तो उन एंगल्स, उन कैमरा एंगल्स को ये नहीं कहेंगे कि उल्टा कैमरा एंगल है या फिर टेढ़ा कैमरा है, नहीं, डच एंगल। ओके, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द फिल्म मेकिंग के। उन सीन्स को, उन शॉट्स को वी कैन कॉल्ड एज अ डच एंगल। ओके, देन यू हैव द डॉली एंगल विच इज एक्चुअली एज अ जूमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें ये होता है, एक हीरो है या एक पर्सन है, वो खड़ा हुआ है, ही वॉज टॉकिंग ऑन अ फोन। अब वो एक फोन पर टॉक कर रहा है, मतलब बात कर रहा है, और उसका जो है वो एक यू कैन से एक वो लॉन्ग शॉट तो नहीं हो सकता, द शॉट विच इज वेरी मच सुटेबल फॉर द डायलॉग्स। तो अब वो शॉट जो है, उस शॉट में वो, उस फ्रेम शॉट में वो कैरेक्टर मौजूद है।
अचानक से उस कैरेक्टर के पीछे क्या आता है, कोई एक घोस्ट आता है या किसी भी ऐसे कैरेक्टर की इमेज आती है, ठीक है? और कैमरा उस कैरेक्टर को छोड़कर उस पीछे वाले कैरेक्टर पे फोकस कर लेता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसको कहते हैं डॉली ज़ूम। इसमें ये होता है कि जो फ्रंट पे मौजूद कैरेक्टर होता है, ही और शी विल गेट ब्लर्ड एंड द कैरेक्टर और द पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड द कैरेक्टर इज़ बीइंग ज़ूम इन। वो क्लियर हो जाता है और जो कैरेक्टर जो सामने खड़ा हुआ है, वो ब्लर हो जाता है। तो इससे हम कहते हैं ज़ूम डॉली ज़ूम। ओके? इसके अलावा हमारे पास 3 और किस्म के जो हैं वो एंगल्स हैं। लाइक हाई एंगल, इसमें ये देख देख सकते हैं कि एक पिक्चर में एक हीरो जो है वो खड़ा हुआ है और अच्छा इसमें ये होता है हाई एंगल क्या होता है, द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ हाई प्लेस, माउंटेन ले लें या कोई भी ऐसा हाई प्लेस ले लें और वहाँ से कैमरा नीचे की तरफ पैन हो रहा है, मतलब नीचे नीचे की तरफ वो एक वाइड शॉट बना रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक्सट्रीम शॉट नहीं कहेंगे इसको, ये गौर से देख लें आप ये एक्सट्रीम शॉट नहीं है। अगर इसमें ये कैरेक्टर नहीं होता ना, तो ये होता है एक्सट्रीम शॉट। सही है। अब यहाँ कैरेक्टर खड़ा हुआ है और इसको इस तरीके से शूट किया जा रहा है कि कैरेक्टर के जो कैरेक्टर देख रहा है वो आप भी देख रहे हैं, साथ में कैरेक्टर भी शो हो रहा है। तो इस तरह के एंगल्स को हम कहते हैं कि हाई एंगल शॉट। ओके, दिस इज अ हाई एंगल। अब आप देखिए यहाँ पे दूसरा इमेज को आप देखें, इसमें ये हो रहा है कि द स्टैचू ऑफ एनी कैरेक्टर इज बीइंग प्लेस्ड और उसको किस तरीके से शूट किया जा रहा है, उसको आप बिल्कुल सामने से नहीं ले रहे, यू आर टेकिंग दैट कैरेक्टर इनटू द फ्रेम फ्रॉम द बिलो साइड। तो इसको हम कहेंगे लो एंगल शॉट, जिसके अंदर पीछे स्काई दिख रहा है और जो भी पीछे आप लोगों ने सीनरी सेट की है, तो वो दिख रहा है ये कैमरे में और आपने उसको नीचे से लिया है। ठीक है? एक थर्ड है हमारा न्यूट्रल, जो कि बिल्कुल सामने से ले रहे हो, मतलब बिल्कुल वन ऑन वन कि एक कैरेक्टर सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने आपने कैमरा रख दिया एंड यू आर शूटिंग दैट कैरेक्टर ऑन फ्रॉम हिज फ्रंट साइड। तो इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल शॉट। मगर कुछ शॉट हम हाई एंगल से लेते हैं, कुछ शॉट हम लो एंगल से लेते हैं। ओके, सो ये कुछ और एंगल शॉट्स है जो यहाँ पे डिस्कस करने थे, विच आर इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेबल विद द शॉट्स एंड सीन्स एंड अ वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर कोर्स ऑफ फिल्म मेकिंग। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड लास्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन में, क्योंकि आज फिर बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि फिर इतनी सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रहती। मैं नेक्स्ट वीक के जो सेकंड लास्ट सेशन होगा उसमें मैं रिकैप भी दे दूँगा और फिर ऑब्वियसली उसमें हम लास्ट एरिया को कवर अप करेंगे। वो द फ्रेमिंग एंड द कंपोजिशन एस्थेटिक और दूसरा है लीडिंग द आई। ये 2 टर्मिनोलॉजी है, इसको आप देख लें। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल हैव द एस्थेटिक सेशन लाइक टू मेक द फ्रेम ब्यूटीफुल, to convey the mood or emotion of the scene, to convey circumstances, period or location, to maintain congruency. अच्छा, for shooting any sort of scene or for any sort of frame, तो उसकी आपको फ्रेम की ब्यूटी देखनी पड़ती है। जहाँ पर फ्रेम के शॉट्स इंपॉर्टेंट हैं, हाई एरिया से शॉट लेना है, लॉन्ग शॉट लेना है या न्यूट्रल शॉट लेना है, क्लोज़अप लेना है, बिग क्लोज़अप लेना है, एक्सट्रीम क्लोज़अप लेना है या फिर एक वाइड शॉट लेना है या एक्सट्रीम वाइड शॉट लेना है। जहाँ पर इस ये चीज़ें मैटर करती हैं, वहीं पर ही यू ऑल हैव टू लुक केयरफुली फॉर द ब्यूटी ऑफ दैट सीन। लाइक इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक इफ एनी सीन इज बीइंग शूटिंग अप, a house scene is being shooting, a lounge scene is shooting, a character is being sitting on a sofa, he is talking with his friend। अच्छा, वहां पर ये होगा कि अब पीछे एक साफ सी दीवार है व्हाइट कलर की, ओके, और यू हैव अ प्लेन विंडो और प्लेन मिरर, सो नो, सो इट विल गोइंग टू मेक द सीन डैमेज। इसीलिए नॉर्मली आजकल लोग स्टूडियोज को प्रेफर करते हैं, द फिल्म मेकर्स आर यूज्ड टू प्रेफर द स्टूडियोज, दे यूज्ड to shoot these types of film on a sets, they used to build up the set पूरा बनता है, the set is being the witness of that particular scene कि जो भी चीज दिखाना चाह रहे हैं, that scene is very much important। अब एक आम सीन से एक किसी भी आम जगह को ले लें या किसी भी आम लाउंज को ले लें, उस सीन से कंपेयर करें उस सीन को जो कि एक सेट पे शूट किया गया है। सो दीज टू विल गोइंग टू गिव अ वास्ट डिफरेंस बिकॉज they both scene will have one thing which is not properly maintained, which is of beauty। Okay, याद रहे, you are making a film, you are making anything which are being seen by the people in the cinemas or in the on their cell phones, तो लोग उस चीज को देखेंगे। So you have to put each and every part of thing, props कह लें एक तरह से, ये एक नई term है prop।
प्रॉप यानी कि वो चीज़ें जो कि एक सेट पर जो कि एक चीज़ एक यूज़ की जाती है। एक यहाँ तक कि एक सोफ़ा, एक वास, कोई भी डेकोरेटिव आइटम वो सब एक प्रॉप में यूज़ होता है जो कि एक सेट पर यू हैव टू बी अप्लाई देयर टू मेक दैट फ्रेम, टू मेक दैट पर्टिकुलर सीन मोर ब्यूटीफुल। ओके? एक आखिरी चीज़ ये कि इस एस्थेटिक सीन्स को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव द प्रॉप्स, यू नीड टू हैव अ सेट एंड यू नीड टू हैव दोज आइटम व्हिच आर रिलेटेबल विद द सीन। अब आप शूट कर रहे हैं एक हॉरर फिल्म, यू नीड टू हैव अ डार्क थीम। अब वहाँ पर आपको एक ब्लैक थीम शो करनी है, वहाँ पर आप लोगों ने जो है वो ऐसा सेट डिज़ाइन किया है कलरफुल एंड इट हैज़ अ वेरी मच cool background. So no, this is not being applicable for that part of scene क्योंकि वो आपका जॉनरा नहीं है, वो आपके सीन की स्टोरी लाइन नहीं है। सो एक एक चीज आप अपनी यू कैन से कि स्टोरी को यू हैव टू बी मैच इट विद इट। एक एक चीज, आपका कॉस्ट्यूम, आपके प्रॉप्स, आपका सेट, योर सीन्स, योर शॉट्स, ईच एंड एवरी थिंग विल विटनेस दैट थिंग कि आपकी फ़िल्म कैसी है, आपका फ़िल्म का जॉनरा कैसा है। तो ये सब चीज़ों का ख़्याल रखते हुए एक फ़िल्म जो है वो कंप्लीट होती है, बनती है। सेकंड थिंग इज़ लाइक टू कन्वे द मूड और इमोशन ऑफ द सीन। ऑब्वियसली ये तो डेफिनिटली मूड और इमोशंस का प्रॉप से ताल्लुक नहीं है, इसका कहीं न कहीं है, मगर 90% में से 100% में से 90% द मूड और द इमोशन ऑफ दैट सीन विल गोइंग टू गेट रिफ्लेक्ट ऑन टू द फ़िल्म, ऑन टू द सीन बाय चूजिंग द करेक्ट शॉट। सही शॉट लेंगे उस सीन का, तभी उस सीन के सही मूड और इमोशन उस कैरेक्टर के जो है वो रिफ्लेक्ट होंगे आपके स्क्रीन पर। ओके। थर्ड थिंग इज लाइक टू कन्वे सर्कमस्टांसेस, पीरियड और लोकेशन। इसमें ये होता है कि आपका सेट, आपके प्रॉप्स आर बीइंग शोइंग द जो जॉनरा। सबसे पहले तो आपकी स्टोरी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके जो है वो प्रॉप्स, आपकी चीजें। सेकेंडली your set is being a witness of that era of that time। आप बना रहे हैं 90s की फिल्म, आप बना रहे हैं एक ओल्ड थीम फिल्म एंड यू आर यूजिंग द प्रॉप्स ऑफ न्यू प्रॉप्स। तो ऑब्वियसली जो है वो कहीं न कहीं लैकिंग होगी और फिर बाद में जो है वो रिव्यू और क्रिटिक्स जो है वो आपकी फ़िल्म में जो है वो नुक्स निकालेंगे एंड दे विल गोइंग टू मेक द थिंग द ऑड द दैट थिंग्स के सर्कल आउट करेंगे कि देखिए ये यहाँ ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ ये नहीं चाहिए था। सो सब चीज़ों को देखते हुए एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाते वक़्त आपको इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि यू आर चूज़िंग दैट props or that things which are the part of that time, that particular theme। थीम से बाहर मत निकलिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीज़ों के अंदर। देन यू हैव द टू मेंटेन कॉन्ग्रुएंसी। ये वही चीज़ है, अपनी थीम को, अपने प्रॉप्स, अपने सेट, अपने शॉट्स, अपने सीन्स, उन सबको यू हैव टू बी दीज ऑल एलिमेंट्स विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर स्टोरी, योर जॉनरा, योर थीम। सो यू ऑल हैव टू मेक दिस ऑल थिंग क्लियरली कि वो एक दूसरे से लगे कि हाँ सेम है। प्रॉप्स आप 90s के यूज़ कर रहे हैं, आप पुराने ओल्ड प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं। स्टोरी के जो शॉट्स हैं वो जहाँ क्लोज़अप बनाना था वहाँ लॉन्ग शॉट बना रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस कैरेक्टर के इमोशंस क्या हैं। तो ये छोटी-छोटी लैकीनेस कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से स्टोरी समझा नहीं पाती कि बात क्या हो रही है। सो यू हैव टू क्लियर आउट दीज़ थिंग एज़ वेल फॉर शूटिंग एनी सॉर्ट ऑफ फ्रेम, और इसे हम बोलते हैं फ्रेमिंग या फिर कंपोज़िशन। ओके? द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड इज़ leading the eye, draw the attention of the viewers to where action is happening। definitely अच्छा अब ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो जूम इन करते हैं, यू आर रिफ्लेक्टिंग द कैमरा ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि भाई इस चीज़ का तो डेफिनेटली आगे फिल्म में कोई ना कोई रोल है क्योंकि इसको दिखाया है ऐसे मतलब इस तरीके से उसकी तरफ अटेंशन ड्रॉ की है। तो आपको ना सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बल्कि कैरेक्टर्स के लिए भी इस तरह से आप लोगों को ऑडियंस की अटेंशन ड्रॉ करनी पड़ती है बाय चूजिंग अ करेक्ट फ्रेम एंड अ करेक्ट शॉट। दूसरी चीज़ ये, मेक द व्यूअर लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशन। ओके, अब लोगों को आपने दिखाना है कि भाई किसी का लेट्स टेक एन एग्जांपल के एक सीन है लाइक इन दैट सीन, इन सच अ सीन वेयर अ कैरेक्टर हैज बिट्रे एन अनदर कैरेक्टर, धोखा दिया है उसने। सो अब अब आपने उस पर्टिकुलर सीन को टर्निंग पॉइंट बनाना है आपने अपनी स्टोरी का। सो डेफिनेटली यू हैव टू शूट द इमोशन ऑफ सेकंड पर्सन सच अ वे कि वो लगे कि ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये आप उसमें जो है वो नॉर्मली ये नहीं है कि आप वन ऑन वन शूटिंग कर रहे हैं कि एक सीन उसका लगाया, एक सीन इसका लगाया, क्लोजअप किया, वाइड शॉट किया, नहीं।
आप डच एंगल भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे नॉर्मली इंडियन सीरियल्स में ऐसा होता है कि द कैमरा इज़ बीइंग रिफ्लेक्टिंग ऑन पर्टिकुलरली, अब एक के बाद एक उसी पे कैमरा हिल रहा होता है, तो इस तरह की डच एंगल्स को लोग इंडिया में यूज़ करते हैं और उस सीन को बहुत एग्ज़ैजरेट करते हैं। कहीं न कहीं थोड़ी-सी एग्ज़ैजरेशन बनती है, क्योंकि अगर आपको उस पर्टिकुलर सीन को टर्निंग पॉइंट बनाना है, तो आपने उसको एग्ज़ैजरेट करना पड़ेगा। उसको थोड़ा-सा हाइप सा बनाना पड़ेगा, थोड़ा फंकी सी आपको उस सीन को लुक देनी पड़ेगी। ठीक है? तभी वो सब सीन से डिफरेंट लगेगा, एंड देन द ऑडियंस विल गोइंग टू शो देयर प्रेजेंस ऑन दैट पर्टिकुलर सीन। लास्ट है स्लाइट ऑफ हैंड। ऑब्वियसली व्हेन यू आर शूटिंग द फिल्म, तो आपके शॉट्स आपके स्लाइट ऑफ हैंड पे मैटर करते हैं, लाइक हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ योर हैंड्स आर बीइंग वर्किंग टू फिक्स द कैमरा, टू फिक्स द शॉट, टू मेक दैट सीन फुलफिल। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल आपके हैंड्स का भी होता है। ओके, सो हियर आर the session is being ended, and in today's session we have discussed all the shots, angles, frames. So this is a very important and a lengthy session, so I want your feedback in the comment section. Till then I am ending up a session, so तब तक आप जो है वो अपने फीडबैक्स कमेंट्स पे शेयर करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी, तो जब तक मैं सेशन एंड नहीं करता तब तक आप पूछ लें, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इफ यू हैव, और व्हेन यू आर रिव्यूइंग द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेशन एंड इन दैट टाइम यू रियलाइज एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, तो आप बाद में नेक्स्ट सेशन के अंदर ही पूछ सकते हैं। एंड लास्टली, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ टेक्निकल इशू, तो यू कैन email us at technolatedofficial365 at gmail.com. So till here, Allah Hafiz. Thank you for joining today's session, and those who have not joined the session, kindly see the recordings on our official YouTube channel Technoliterate, and subscribe it also, so that you will go to get a notification of the recordings of our lectures. Thank you so much everyone for joining today's session. Take care. Allah Hafiz.